Hello friends and welcome to the Hindu analysis of 4th नवंबर 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। ये सबसे पहले फ्रंट पेज देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट जो आज न्यूज़ है फ्रंट पेज की वो देखते हैं। डिफिकल्ट टू प्रेस फॉर वुमेन्स कोटा बिफोर लोकसभा पोल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला है, जो एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो है लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है वो रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। द पिटीशन अर्जेज इन सुप्रीम कोर्ट दैट रिजर्वेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फोर्सिंग क्विक इम्प्लीमेंटेशन विल अमाउंट टू वर्चुअली लेजिस्लेटिंग। ये जस्टिस संजीव संजीव खन्ना जी ने बोला है, जो इसको केस को हियरिंग करे थे, और केस जो है वो लिस्ट कर दिया गया नवंबर 22 के लिए अलोंग विद सिमिलर पिटिशंस। तो यहाँ पे वही है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने जो है उसको पॉपुलरली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के नाम से जाना जाता है, एंड इट स्टिपुलेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है ना। लेकिन ये इफेक्ट जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से नहीं आने वाला था। इट वोंट टेक इफेक्ट इमीडिएटली, और इसका इफेक्ट जो आना था, तो गवर्नमेंट ने जो क्लोज है इस लॉ में वो ये कहता है कि रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस फॉलोड बाय डिलिमिटेशन। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एश्योर भी किया था पार्लियामेंट को कि सेंसस एंड डिलिमिटेशन विल बी कैरिड आउट सून आफ्टर जनरल इलेक्शन 2024। लेकिन उसके बावजूद ये पिटीशन जो है फाइल किया गया, और पिटीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली उन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो डिवीजन बेंच है, उसने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई अभी इम्प्लीमेंटेशन अगर अभी फोर्सफुली कर दिया जाए तो इट इज लाइक वर्चुअली लेजिस्लेटिंग। ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है काफी सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गई है। AQI इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें दोनों ही बताया कि अभी जो मतलब जो अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो एक दूसरे के ऊपर बता रहे हैं कि कौन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। यस, फर्स्ट एडिटोरियल इज एक्शन एंड अथॉरिटी। गवर्नर शुड नॉट गिव स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म दे चैलेंज इलेक्टेड रेजिम्स। तो ये जो दो स्टेट्स हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास गए अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ देयर गवर्नर्स, और इससे जो प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल अपॉइंटीज इन राजभवन वो फिर से जो है एक बार उठी है। पॉलिटिकल अपॉइंटीज जिनको मतलब गवर्नर बेसिकली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और साथ में उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, एंड दे आर यूजिंग देयर अथॉरिटी टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रेजिम्स इफ नॉट अंडरमाइनिंग देम। ये क्वेश्चन फिर से एक तरह से उभर के आ रहा है। और ये दो गवर्नमेंट कौन कौन है, तमिलनाडु और केरल गवर्नमेंट है। दे हैव क्वेश्चन द डिले इन ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने जो बिल पास कर दिए उसके बावजूद उनको जो है असेंट देने में जो है वो डिले किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला कि गवर्नर्स नीड नोट रबर स्टैम्प एनी डिसीजन, की हर उसको जो है डिसीजन को रबर स्टैम्प दे ऐसा जरूरी नहीं है। बट वन कैन क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स स्पेशली इन स्टेट्स नॉट गवर्न्ड बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर ब्लॉकिंग डिसीजंस एंड बिल्स। ये जो डिसीजंस आप ब्लॉक कर रहे हैं बार बार और बिल्स को आप डिले कर रहे हैं, उस पर जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ऑथर ने बोला गया कि यहाँ पे बेसिकली जो इशू था वो था जो अमेंडमेंट चाह रहे थे यूनिवर्सिटी लॉज में उसके रिगार्डिंग था, क्योंकि गवर्नर जो है वो चांसलर्स की तरह एक तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि our governors seem to be laboring under the misconception that they have a right to be chancellor। तो उन्होंने ये कहा कि वो इस misconception में उनका एक राइट है चांसलर्स का, and tend to delay assent to any bill that clips or removes their power। तो यहाँ पे उन्होंने बोला इट इज टाइम टू हैव ए नेशनल प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर्स being burdened with the role of chancellor of any university as recommended by जस्टिस MM पंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो जैसा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे एक कमेटी बनी थी MM पंची कमीशन, उसने रिकमेंड किया था कि जो चांसलर्स जो गवर्नर्स हैं उनको जो चांसलर का रोल दिया जाता है उससे हटा देना चाहिए, वो प्रोहिबिट करना चाहिए, कोई भी गवर्नर एज चांसलर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला इट इज अनफॉर्चुनेट दैट एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम फॉर गिविंग एसेंट इज यूज्ड बाय सम गवर्नर्स टू स्टाइमी लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। और जो टाइम फ्रेम तय नहीं कर रखा है कितने दिनों के अंदर कितने टाइम के अंदर जो है वो बिल को एसेंट देनी है या रिजेक्ट करना है, वो नहीं स्पेसिफाई किया है, जिसका फायदा ये करते हैं कि गवर्नर जो है वो जो लेजिस्लेचर लॉ पास कर दे उसको बहुत लंबे समय तक जो है वो डिले कर देते हैं। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो थी उसके बारे में सोचने की जरूरत है। तेलंगाना गवर्नमेंट की पिटीशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि
उन्होंने रिमाइंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज दैट द फ्रेज एज सून एज पॉसिबल, जो आर्टिकल 200 में दिया हुआ है, इट कंटेन सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट दैट वुड हैव ड्रिवन इनटू देम अ सेंस ऑफ इमीडिएटली इन कंसीडरिंग बिल्स। उससे ही एज सून एज वाले क्लॉज से ये पता चलता है कि जो बिल्स है उनको कंसिडर करने में सेंस ऑफ इमीडिएसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोर्ट का जो बेसिकली मतलब ये था, इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल फॉर गवर्नर्स टू indefinitely hold on to bills विदाउट कन्वेइंग अ डिसीजन। बिना कोई डिसीजन कन्वे करे इंडेफिनेटली आप बिल्स को होल्ड करना जो है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन परमिसिबल नहीं है, अगर आप आर्टिकल 200 के एज सुन एज पॉसिबल फ्रेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑथर ने फिर फाइनली ये बोला कि जो लार्जर पॉइंट है दैट नन शुड फॉरगेट इज दैट गवर्नर्स आर एक्सप्लिसिटली रेस्ट्रिक्टेड इन देयर फंक्शनिंग बाय द एड एंड एडवाइस क्लोज। साथ साथ जो एड एंड एडवाइस वाला क्लोज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है उनके फंक्शनिंग में, एंड ought not to misuse the discretionary space available to them। और जाहिर सी बात है जो उनको डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल है उसको मिसयूज ना किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं यही सजेस्ट करता है, ये ऑथर ने बोला है। नेक्स्ट एडिटोरियल, रेट्रोग्रेड स्टेप, अ गवर्नमेंट पैनल टू चेक फैक्ट्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड अगेंस्ट क्रिटिक्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसने डिसीजन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूट करें फैक्ट चेकिंग यूनिट का, किसके लिए, टू डील विद मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म साउंड्स ऑन द फेस ऑफ इट रिएक्टिव स्टेप। तो जो ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आप ध्यान रखें कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है और इसकी और ज्यादा मलेशियन वेरिएंट होता है डिसइंफॉर्मेशन, दे हैव बी द बेन ऑफ टुडेज अनफेटर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। आज जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन एक वरदान है, उसको उसके लिए जो अभिशाप का काम कर रहा है वो ये डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया, जहाँ पे नेसेसरी फिल्टर्स आर रेयरली अप्लाइड ओवर द स्प्रेड ऑफ न्यूज एंड व्यूज, मैनी ऑफ विच आर बेस्ड ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली और इग्नोरेंटली प्लेस्ड। तो इस वजह से बेसिकली जो फेक न्यूज है उनके रिगार्डिंग ये है कि वो एक तरह से अभिशाप की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन और इस तमिलनाडु के बाद यही डिसीजन जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन तो गवर्नमेंट्स टू डीम देमसेल्व्स और यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देम एज द एडजुडिकेटर ऑफ व्हाट इज फॉल्स इज अ रेट्रोग्रेड मूव। लेकिन ऑथर ने इसको रेट्रोग्रेड मूव बताया क्योंकि इसमें खुद ही एडजुडिकेटर है, जो गवर्नमेंट है वो एज एन इंटरेस्टेड पार्टी डिसाइडिंग अपॉन व्हाट इज फैक्चुअल और नॉट इज अ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि क्या फैक्चुअल है क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द हियरिंग बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पे एक जो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था उसमें जो फैक्ट चेक यूनिट की सेटअप करने की बात की थी, उसके अगेंस्ट एक पिटीशन भी फाइल हुई थी, इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे हियरिंग में सॉरी हाई कोर्ट में, वहाँ पे हियरिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था, इट रेज द इशू ऑफ लैक ऑफ नेसेसरी सेफगार्ड्स दैट विल अलाउ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं जो नेसेसरी सेफगार्ड चाहिए कि फेयर क्रिटिसिज्म को आप ना दबाएं, वो आप उसको उसमें सेफगार्ड्स नहीं है, ठीक है ना। ये इशू जो है वो रहेगा वहाँ पे, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत थी, ठीक है ना। फिर ये भी बोला था, रिमार्क किया था कोर्ट ने, इवन इफ द मोटिव्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सच अ रूल वाज लॉडेबल, बिल्कुल मोटिव बहुत अच्छे थे कि आप डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, फेक न्यूज को कंट्रोल करना, टू टैकल फॉल्स न्यूज, इट कुड बी डन अवे विद इफ इट्स इफेक्ट्स वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये जो एफर्ट है, ये जो मोटिव है, ये खत्म हो जाता है अगर जो इफेक्ट्स इसके आते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। इफेक्ट्स मतलब कि अगर ये इन्फ्रिंज अपॉन कर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, जो कि गारंटीड है आर्टिकल 19(1) है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इसको ही ये खत्म कर देगा तो जाहिर सी बात है चाहे कितना भी लॉडेबल मोटिव हो, कितना भी अच्छे इंटेंशन से मोटिव हो, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है ना। फिर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट को अर्ज किया है टू स्पेसिफाई द स्कोप एंड पावर्स ऑफ द फैक्ट चेक यूनिट, कि आप जो एफसीयू सेटअप करने वाले हैं उसके आप स्कोप और पावर्स को स्पेसिफाई कीजिए। और सजेस्ट भी किया है कि द मीनिंग्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज आर बेस्ट लेफ्ट टू द इंडिपेंडेंट बॉडीज, और इनकी चेकिंग या इनका जो भी कंट्रोल करना है वो आप इंडिपेंडेंट बॉडीज के ऊपर छोड़िए। मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है इट शुड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूडिंग गिवर प्रायर नोटिस, राइट टू अपील एंड जुडिशियल ओवरसाइट। और आपको यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग नेटवर्क सेटअप करना है इसको एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको पहले नोटिस देना है, फिर उसको राइट टू अपील भी देना है कि वो कहाँ अपील कर सकता है, फिर उसको जुडिशियल ओवरसाइट भी देखना है आपको, ठीक है ना। तो उसने फिर ये भी बोला है जुडिशियल गिल्ड ने कि जो स्टेट्स हैं उनके अपने इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो वहां पे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो न्यूज है रिलेटेड टू देम है वो फेक है या फिर सही है। और देयर आर इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हु टैकल मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, और इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स भी हैं जो
सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कीजिए, ठीक है ना? ऑथर ने यहाँ पे ये मतलब सजेशंस दिए हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, आज का मेन एडिटोरियल है, मेन आर्टिकल जो है लीड आर्टिकल, अ नैरेटिव ऑफ रोटी, कपड़ा और मकान अंडर द एनडीए। तो यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट में जो ये नैरेटिव रहा है फूड और शेल्टर का बेसिकली उसके रिगार्डिंग बात की है। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, जो व्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पर्सनल हैं, तो ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो ऑथर्स हैं उनके पर्सनल व्यूज़ हैं। ऑथर हैं यहाँ पे आशी गुप्ता, डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वानिया स्कूल करनी है, रिसर्च एफिलिएट है पॉपुलेशन स्टडीज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और राघव भैया हैं रिसर्च एफिलिएट है पॉपुलेशन स्टडीज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना, जो 1974 में आई थी, उसने डिपिक्ट किया था बेसिकली द सिवियर डेप्रिवेशन एंड डिवास्टेशन ऑफ ए मैन फॉर whom लिविंग ऑनेस्टली बिकेम अ विल ओ द beast। तो उस चीज को दिखाया था। और जो ऑथर ने यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोट भी दिया है कि डेप्रिवेशन समटाइम्स एग्जैक्ट्स एन एक्सोर्बिटेंट प्राइस दैट इज बोर्न ओवर ए लाइफ टाइम। कई कई बार डेप्रिवेशन के थ्रू ऐसी कॉस्ट चुकानी पड़ जाती है जो लाइफ टाइम तक रहती है। जैसे कि एग्जांपल में होता है अंडर नरिशमेंट। अगर अंडर नरिश चिल्ड्रन रहेंगे एग्जांपल के लिए, तो दे आर मोर लाइकली टू बी स्टंटेड, और अगर वो स्टंटिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उसमें वो इफेक्ट करेगी इंडिविजुअल्स को, उनके पुअर कॉग्निशन को उसमें करेगी, वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे उनके इफेक्ट डालेगी, लो अडल्ट वेजेस रहेंगे, प्रोडक्टिविटी लॉस का खतरा रहेगा, और अगर ये अकम्पनीड होगी एक्सिस वेट गेन लेटर इन द चाइल्डहुड, तो उसमें हाई रिस्क रहेगा न्यूट्रिशन रिलेटेड क्रोनिक डिजीज का इन एडल्ट लाइफ। तो ये सारे कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये ऑथर ने यहाँ पे एग्ज़ाम्प्लीफाई किया है। फिर ऑथर ने यहाँ पे जो नोबेल लॉरिएट हमारे अमर्त्य सेन जी थे, उन्होंने एम्फसाइज़ किया था, उनकी क्लासिक स्टडी जो थी फेमाइन 1981 है उसमें, कि स्टारवेशन इज़ कॉज्ड नॉट सो मच बाय अ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एज़ बाय अ लैक ऑफ एंटाइटलमेंट्स रियल इनकम टू बाय फूड। कि शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई की वजह से नहीं है स्टारवेशन। स्टारवेशन बेसिकली क्या है? जो रियल इनकम का लैक है, कि फूड खरीदने के लिए आपके पास रियल इनकम अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से स्टारवेशन जो है मेन कोज है। और इसी तरीके से जो लैक ऑफ शेल्टर है, इट इज नॉट ड्यू टू एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ हाउसेज, लेकिन वो भी उसी वजह से लैक ऑफ रियल इनकम टू रेंट और बाय अ हाउस। बेसिकली रीजन वो था कि आपके पास इतनी इनकम नहीं कि आप रेंट कर सकें हाउस को, या आप एक घर खरीद सकें। इसी तरह से फूड के लिए आपके पास इतनी रियल इनकम एग्जैक्ट नहीं है कि आप फूड को बाय कर सकें। वैसे नहीं कि फूड सप्लाई कम है, ठीक है ना, ये जो नोबेल लॉरेट है उन्होंने बोला था। और ये जो स्टडी की गई है गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे फॉर इंडिया, जीडब्ल्यूपी कहते हैं इसको, इट फोकसेस ऑन लैक ऑफ मनी टू बाय फूड एंड रेंट और बाय अ हाउस। और जो पीरियड इसमें इंक्लूड किया गया है वो कवर किया गया 2018 से 2021 वाला पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज ऑथर ने बोला कि एग्जेजरेटेड क्लेम्स वर्सेस डेप्रिवेशन, कि क्लेम्स बहुत बड़े-बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो वहाँ पे डेप्रिवेशन नजर आएगा। तो टोल क्लेम्स आर मेड अबाउट ग्रोइंग एफ्लुएंस एंड मोर वरिंगली अबाउट एन एस्टोनिशिंग रिडक्शन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 9 परसेंटेज पॉइंट बिटवीन 2015 से 2019-21। 9 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन घोषित किया था, क्लेम किया है कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है 9 पॉइंट का कमी हुई है। लेकिन in sharp contrast, these exaggerated claims we draw attention to the pervasive and growing deprivation of access to food and shelter। वहीं पे ये जो स्टडी की गई है गैलप वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे जो है शार्प कॉन्ट्रास्ट में चीजें देखती हैं। तो अबाउट 40.2% रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड नॉट हैविंग एनफ मनी फॉर फूड। लगभग 40% लोगों ने ये बताया कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो फूड खरीद सकें। और 34.7% रेस्पोंडेंट रिपोर्ट किया कि उनके पास इतनी मनी नहीं है कि वो शेल्टर अपने लिए अफोर्ड कर सके। 2018 में ये डाटा था। अगर आगे 2021 पे आते हैं तो ये जो फॉर्मर था, जो फूड वाले था, वो बढ़ के 48% हो जाता था है, और जो लेटर है शेल्टर वाली जो थी कि पैसा नहीं है उनके पास शेल्टर के लिए, वो 44.3% हो जाता है 2021 में। तो दोनों ही चीजें बढ़ी हुई नजर आती हैं। तो किस आधार पे आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप डिक्लाइन बता सकते हैं। दूसरी चीज उसने बताया कि इलस्ट्रेट करने के लिए आप ये समझिए कि नियरली 22% ऑफ द पुअरेस्ट लैक्ड एनफ मनी टू बाय फूड। वहीं पे अगर कंपेरिजन रिचेस्ट के साथ, तो 14% रिचेस्ट जो एक्सपीरियंस करते हैं डेप्रिवेशन 2021 में। तो अमीर और गरीब में जो पुअरेस्ट सेक्शन है वो, और जो रिचेस्ट सेक्शन है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है ये देख सकते हैं। और इसी तरह की पिक्चर जो है वो शेल्टर के लिए भी है। ओवर 20% ऑफ दोज हु लैक्ड मनी फॉर शेल्टर वर अमंग पुअरेस्ट, और जो करस्पॉन्डिंग शेयर है रिचेस्ट का वो 15% रहा 2021 में, ठीक है ना। Although income growth has been sluggish, it has barely trickled down to the poorest। तो हालांकि इनकम ग्रोथ जो है वो हुई है, बढ़ी है, लेकिन जो ये ट्रिकल डाउन नहीं हुई है पुअरेस्ट के पास, वो ग्रोथ जो है वो पुअरेस्ट तक नहीं पहुंची है। फिर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुश टू हाईली विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि बुलेट ट्रेन्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हाईवेज
और जो कंसिक्वेंटली नेग्लेक्ट किया है एग्रीकल्चर और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का, दीज और जो वीकनिंग हुई है सोशल सेफ्टी नेट्स की, दीज आर द की कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो ऑथर्स ने बताया कि की कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या रहे थे। एक तो जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ दिया, जो हाईली विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, और जो आपने कंसिक्वेंट नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर और एमएसएमईज और जो सोशल सेफ्टी नेट्स है उनका, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स बताए हैं ऑथर्स ने। कास्ट फैक्टर को भी इसने लिया है कि कास्ट फैक्टर जरूर, ये हो हल्ला हुआ था अभी कि भाई ये एज ए प्रोपेगेंडा जो है यूज किया जा रहा है इलेक्शंस के लिए, स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो 2023-24 के लिए, लेकिन जो अगर आप डाटा देखेंगे तो उसमें भी आपको ये कास्ट का फैक्टर देखने को मिलेगा। जीडब्ल्यूपी कास्ट क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए ऑथर ने बताया कि फाइंडिंग्स ये रही हैं कि अमंग दोज लैकिंग मनी फॉर फूड, हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो वो ओबीसीज का रहा है 34.2% 2018 में, और उसके बाद एससीज का और 32.3%, और फिर अनरिजर्व आते हैं 23.6%। एसटी जो है वो लोएस्ट शेयर में, उनका लोएस्ट शेयर, STs have the lowest share as a large segment is confined to remote forest and mountainous habitations and consume local food। क्योंकि STs बेसिकली जो है वो या तो लोकल फूड कंज्यूम करते हैं, माउंटेनियस हैबिटेशन, रिमोट फॉरेस्ट और माउंटेनियस हैबिटेशन में, तो इसलिए उनको जो है इसमें ज्यादा वो नहीं रखा गया है। 2018-21 की बात करें तो ओबीसी का शेयर जो वो घटा 31.5%, और तभी भी वो हाईएस्ट था। उसके बाद एससी जो है उनमें भी डिक्लाइन देखने को, रिडक्शन हुआ 29.9%, और अनरिजर्व्ड का जो है वो शार्पली जो है वो इंक्रीज हुआ 30.8%। तो पहले 23.6% था, वो बढ़ के 30.8% हो गया है। ठीक है ना। इसमें बेसिकली ऑथर ने ये साइड के जो पॉलिटिकल लॉबिस्ट हैं उन्होंने एक रोल जो है वो प्ले किया था कि जो डेप्रीवेशन ओबीसी और एससी का वो कम हुआ है इन कंपेरिजन टू अनरिजर्व्ड। अगर शेल्टर की बात करें तो उसमें भी कोई डिसिमिलर फिगर्स नहीं है। एससीज जो है शेल्टर में जो हाईएस्ट शेयर है उनका, लैकिंग मनी फॉर शेल्टर, वो 32.5% था 2018 में। उसके बाद ओबीसीज क्लोजली है इसके 31.6%, और लोएस्ट रिजर्व वो रहे अनरिजर्व 23.9%। यहाँ पे एसटीज को एक्सक्लूड रखा है इस डाटा में। शेयर ऑफ जो एससीज है वो फेल हुआ है, और ओबीसी का जो है वो राइज हुआ है स्लाइटली, अगर 2021 में देखते हैं, और जो अनरिजर्व है उनका भी थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डेप्रीवेशन आप देख सकते हैं। Among those lacking money for food and shelter, highest share जो about 50% और more है, वो बहुत केसेस में देखने को मिलेगा आपको। वो एज ग्रुप की अगर बात करें तो 25 से 45 साल के जो एज ग्रुप्स हैं 2021 में, उनमें ये रहा है। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि जो वेज सैलरीज में कंस्ट्रेंट था, उसकी जो लो वेज और सैलरी थे उनकी वजह से जो एक्सपेंडिचर फूड और शेल्टर पे करना है उस पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, कंस्ट्रेंट किया हुआ था। रूरल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो मनी फॉर फूड है वो वास्ट मेजोरिटी जो है वो कंसंट्रेटेड है रूरल एरियाज में 80%, और अर्बन में 20% है। जो रूरल शेयर है वो गिरा है, लेकिन जो अर्बन शेयर है वो बढ़ा है। ठीक है ना। लगभग, और अर्बन शेयर लगभग डबल हो गया है। फिर शेल्टर की भी बात करें तो वहाँ पे भी मेजोरिटी जो है, शेल्टर की अगर बात करें तो मेजोरिटी जिनके पास पैसा नहीं है शेल्टर अफोर्ड के लिए वो रूरल एरियाज में है, और ये शेयर जो है वो रिड्यूस हुआ है, करस्पॉन्डिंग अर्बन शेयर जो है वो बढ़ा है। तो इसका रीजन ये है कोविड-19 के बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन हुआ है एक तो, कि बेटर एम्प्लॉयमेंट के सर्च में लोग गए हैं, और फिर जो ग्रोथ हुई है स्लम्स में वो भी जो है, ये दोनों की एक की फैक्टर बताए हैं जो ये ग्रेटर अर्बन डेप्रिवेशन जो इसमें राइज देखने को मिला है उनके लिए। ठीक है ना। फिर फाइनली ऑथर ने ये भी कंक्लूड किया है कि जो ट्रस्ट है एनडीए में वो काफी हाई देखने को मिलता है, और ड्रिवन एज इट वाज बाय हिंदुत्व, एक्सेस सेंट्रलाइजेशन एंड ए मैसिव पर्सनैलिटी कल्ट। तो ये 3 रीजन बताए जिनकी वजह से जो ट्रस्ट जो है वो काफी हाई रहा है। लेकिन इनफैक्ट अगर फैक्ट से देखें तो गोइंग बाय एनालिसिस एनालिसिस अगर जाते हैं तो ऑथर बताते हैं कि एक्सट्रीमली हाई ट्रस्ट इन द एनडीए हैज एग्रीवेटेड द डेप्रिवेशन ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि उस ट्रस्ट से जो डेप्रिवेशन फूड और शेल्टर में वो हमें एग्रीवेट होता हुआ दिखाई देता है। तो रिवर्सल टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, अनाउंसमेंट ऑफ जॉब फेयर्स, रोजगार मेला विद परवर्स इंसेंटिव्स फॉर द लेबर मार्केट, politically determined location of mega projects, and granting of lucrative contracts to a few loyal investors, these are major policy aberrations। और ये major policy aberrations इस deprivation के लिए responsible बताए हैं ऑथर ने, कि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का रिवर्सल करना, ठीक है ना, डिस्करेज करना जॉब सर्च वाली चीजों को, पॉलिटिकली डिटरमिन्ड लोकेशन रही मेगा प्रोजेक्ट्स कुछ चुनिंदा लोकेशन में ही रही हैं, और लक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ फ्यू लॉयल इन्वेस्टर्स को ही जो है वो दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हालांकि पर्सनल व्यूज हैं, लेकिन ये डाटा एनालिसिस करते हुए ऑथर्स ने यहाँ पे ये डेप्रीवेशन को जो है वो दिखाया है कि किस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट इज द आईआईटी आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है इनको एज ए ग्राउंड ज्वेल्स इन इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और अभी जो फिलहाल ये कॉन्टेक्स्ट में ये है कि
आईआईटीज में एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, ये तो सभी को पता है कि लगभग मिलियन स्टूडेंट जो है अपेयर होते हैं फॉर 17,385 प्लेस इन द 23 आईआईटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूरी है कि हमें केयरफुल लेकर रहे करंट रियलिटी टू अंडरस्टैंड द लूमिंग क्राइसिस, जो क्राइसिस आईआईटी में चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑथर ने दिया है फॉरेन एडवेंचर्स को। फॉरेन एडवेंचर्स का मतलब ऑथर्स ने बोला है द एडमिशन स्टैंडर्ड्स आर नॉट लाइक दोज एट होम। तो यहाँ पे दो फैसिलिटी खोलने की बात है, एक तो मद्रास आईआईटी मद्रास ने ओपन किया जांजीबार में, और आईआईटी दिल्ली जो है वो लॉन्च करे प्रोग्राम अबू धाबी कैंपस में 2024 से। तो यहाँ पे जो जांजीबार की बात करी है कि उसमें जो एडमिशन स्टैंडर्ड है वो वैसे नहीं होंगे जैसे होम में होता है। वहाँ पे जो एडमिशन जो आईआईटी मद्रास जांजीबार सिलेक्शन टेस्ट के आधार पे होगा, स्क्रीन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू जो है उसका होगा, ठीक है ना। तो फॉरेन एडवेंचर को एक तो बताया इन्होंने। फिर ओथ ने यहाँ पे जो और चीजें बताई हैं कि जो कैंपस है वो रिनोवेशन में है अभी भी। तो ओथ ने यहाँ पे कई क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या वहाँ पे अप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज हैं, एक्सेस टू आईटी है, रिलेटेड एमिनिटीज हैं वहाँ पे। फिर ओथ ने पूछा है कि क्या आईआईटी मद्रास जंप्ड इनटू द इंटरनेशनल अरीना टू सून और शुड इट बी जंपिंग एट ऑल। दूसरा है कि क्या बहुत जल्दी हम जंप कर रहे हैं। फिर व्हाट आर इट्स मोटिवेशंस फॉर दिस एडवेंचर, इस के एडवेंचर के मोटिवेशन क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंटरप्राइज, टू अर्न फंड्स फॉर द होम कैंपस, क्या होम कैंपस के लिए फंड्स अर्न करना है, या टू एक्सपेंड इंडिया सॉफ्ट पावर, ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्टिव इसके बेसिकली हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये भी है, हु इज इन्वेस्टिंग द सिग्निफिकेंट सम्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ ब्रांच कैंपस, और सिग्निफिकेंट फंड्स इन्वेस्ट कौन कर रहा है। और ऑफ कोर्स दिस एंड अदर इंडियन ओवरसीज एफर्ट्स मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी, और ये जरूर है आपको कि हाई क्वालिटी के आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ताकि इमेज टार्निश ना हो, लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी टार्निश ना हो। फिर ऑथर ने यहाँ पे जो एक अलग क्राइसिस का दूसरा पार्ट बताया, एक तो फॉरेन एडवेंचर हो गया, दूसरा पार्ट जो बताया वो बताया ओवर एक्सपेंशन एट होम। फर्स्ट आईआईटी जो एस्टेब्लिश होता है 1950 में खड़गपुर में होता है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद चार और जो है अगले डिकेड में वो एस्टेब्लिश हो गए, फिर और बढ़ाए गए। तो 2015 के बाद जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो 6 आईआईटी में था वो लगभग 20,000 था, ठीक है ना, उस टाइम पे। लेकिन 2015 के बाद जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया आईआईटी सिस्टम को, उसके बाद 7 इंस्टीट्यूशन जो है वो और ऐड किए गए एक डिकेड के अंदर, और ज्यादातर वो लोकेट किए थे मेट्रोपॉलिटन सेंटर से दूर। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है वो है प्रोफेसर्स की। टॉप प्रोफेसर्स आर ऑफन अनविलिंग टू वर्क इन आइसोलेटेड प्लेसेस एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स आर आल्सो हेजिटेंट टू एनरोल। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं कारण है कि ना तो टॉप प्रोफेसर जो है जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई आइसोलेटेड प्लेस में वर्क करें, और ना ही जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी एनरोल नहीं करना चाहेंगे ऐसे रिमोट लोकेशंस पे, ऐसे आउट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन जगह पे। 2021-22 में अगर देखें तो 361 अंडर ग्रेजुएट एंड 3083 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 185 पीएचडी सीट्स वर एम्प्टी इन द न्यू आईआईटी। ये आप वैकेंसी देखते हैं कितनी सीटें वैकेंट गई हैं, इसका मेन रीजन वही है जो हमने भी पीछे बताया था। तो देयर शुड नॉट बी सेवरल टियर्स ऑफ आईआईटी विद वेराइंग स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स ऑफ प्रेस्टीज। तो आपके लिए सजेशन एक ये दिया है कि स्टैंडर्ड्स आप सब जगह सही 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 रहे और प्रेस्टीज के लेवल्स को भी मेंटेन कीजिए। अगर आप वेराइंग लेवल्स ऑफ अलग अलग टीयर्स में अलग अलग लेवल रखेंगे तो उससे इफेक्ट पड़ता है, जो कि देखने को मिल रहा है कि वैकेंट रही हैं सीट्स, ठीक है ना। फिर बट द सिस्टम इज डूइंग समथिंग राइट, हालांकि ये नहीं कह सकते हम इसमें कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ तो अगर सही भी कर रहा है, क्योंकि एनरोलमेंट इन ऑल 23 आईआईटी हैज एक्सपेंडेड टू मोर देन 1,20,000 with 25,237 students graduating in 2022-23, a clear indicator of more access and opportunity। तो एक्सेस और अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए आपको जाहिर सी बात है आपको बढ़ानी तो पड़ेंगी, सीट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, आपको इंस्टीट्यूशंस भी नए नए करने पड़ेंगे, लेकिन वही है कि उनके स्टैंडर्ड्स को आपको जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड्स में जो है वो नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर ऑथर ने बात करी है फैकल्टी चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के हट पे होते हैं प्रोफेसर डिसाइड करते हैं जो सैलरीज है। बेस्ट वो ब्राइटेस्ट जो है अट्रैक्ट करना प्रोफेसर्स को वो काफी डिफिकल्ट हो गया है। सैलरी जो है ड्रामेटिकली बिलो देखी गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। जो फॉरेन ट्रेंड इंडियंस हैं they are generally reluctant to return to the uncompetitive salaries, often inferior work environments and more academic bureaucracy, ठीक है ना। हालांकि आईआईटी में लेस कंस्ट्रेंट एकेडमिक सिस्टम जो कम ब्यूरोक्रेटी के लिए इतना इफेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इफेक्ट तो है। और जो टॉप इंडियन टैलेंट है इट इज इंक्रीजिंगली अट्रैक्टेड टू द burgeoning आईटी सेक्टर, इमर्जिंग बायोटेक एंड रिलेटेड फील्ड्स, और they are not going toward the academics। तो बोथ विद इन इंडिया एंड आउटबोर्ड दोनों में देखें तो एकेडमिक्स की तरफ जो टॉप टैलेंट है वो टॉप इंडियन टैलेंट वो जाना ही नहीं चाहता, वो प्रोफेसर्स नहीं बनना चाहते, वो
ठीक है ना? वो बायोटेक में जाना चाहता है, आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहता है, एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते। देयर इज नाउ अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ एकेडमिक्स इन द आईआईटी सिस्टम। 2021 में देखें तो आउट ऑफ 10,081 ऑफ द सैंक्शन पोस्ट 4,370 वर वैकेंट। तो वैकेंसी देखते हैं प्रोफेसर्स की, जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक सीट्स हैं, उनकी कितनी वैकेंसी रही हैं। इट वुड नॉट बी एन एग्जेजरेशन टू से दैट द आईआईटी आर इन क्राइसिस। तो बिल्कुल कहा जा सकता है आईआईटी क्राइसिस में है। वो स्टैंडर्ड्स की फेस कर रहे हैं क्राइसिस, वो एकेडमिक्स की क्राइसिस फेस कर रहे हैं, प्रोफेसर्स की कर रहे हैं, ठीक है ना? तो building quality in the new IITs is a significant challenge, and in the long run, if this is not done, the prestige of the entire system will suffer। अगर लॉन्ग टर्म में आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे इन इशू को, तो जाहिर सी बात है प्रेस्टीज जो पूरे सिस्टम, पूरे आईआईटीज की, वो कहीं ना कहीं स्टेक पे चली जाएगी और वो खतरे में रहेगी। तो मेंटेनिंग फैकल्टी क्वालिटी एंड अट्रैक्टिंग यंग प्रोफेसर्स कमिटेड टू द आईआईटी आइडिया एंड टू इंडिया डेवलपमेंट आर बहुत सीरियस टास्क। ये दोनों ही सीरियस टास्क रहने वाले कि आप जो है फैकल्टी की क्वालिटी को मेंटेन करो, साथ साथ जो प्रोफेसर्स हैं, जो यंग टैलेंट है, यंग प्रोफेसर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कीजिए, जो आईआईटी के आइडिया से कमिट रहें और जो इंडिया का डेवलपमेंट है उससे कमिटेड रहें। ये दोनों ही टास्क जो है डिफिकल्ट और सीरियस टास्क हैं। एक्सपेंडिंग द सिस्टम डोमेस्टिकली मे नॉट हैव बीन अ वाइज आइडिया एंड बिल्डिंग ओवरसीज ब्रांच कैंपस इज हाईली प्रॉब्लमेटिकल। तो आप जो एक्सपेंड कर रहे हैं बिना एक तरह से पूरे प्लानिंग के साथ, वो और जो हाई जो ओवरसीज में आप ब्रांच कैंपस बना रहे हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक आइडिया हो सकता है। तो उसको जो है देखने की जरूरत है। वन माइट क्वेश्चन इफ ओवरसीज एक्सपेंशन इज अ गुड आइडिया अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। तो ये क्वेश्चन पूछा है क्या किसी भी सर्कमस्टांसेज में क्या एक्सपेंशन जो अच्छा आइडिया नहीं ओवरसीज में कर रहे हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक चैलेंजेस फेसिंग द सिस्टम सच एक्सपेंशन सीम्स पर्टिकुलरली इनकंसिडर्ड। तो उन्होंने यही यहाँ पे किया है कि अभी आप डोमेस्टिक चैलेंजेस को जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइम पे आप जो सोच रहे हैं एक्सपेंड करने की अब्रोड, तो ये इल कंसिडर्ड, मतलब टाइमिंग जो है वो अच्छी नहीं है पर्टिकुलरली, बेसिकली ये कहा है ऑथर ने, और वो जो है एक इल कंसिडर्ड जो है वो एक्सपेंशन बताया है ऑथर ने। ठीक है, तो जी ग्राउंड जीरो में जो आपको पता होगा, जो कलामसारी में, जो सेंट्रल केरल के कलामसारी रीजन में जो जेहोवाज विटनेसेस की कांग्रीगेशन पे जो 2 ब्लास्ट हुए थे, उसके रिगार्डिंग ये कहानी है वहाँ पे। आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। इसमें डिस्कस करने वाला इतना है नहीं, आप चाहें तो इसको एक बार रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आरबीआई क्राउन बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो है पावर मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिए थे, तो इसमें बिजनेस लाइंस चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, और अमूल को जो है वो आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बस दो ही चीज आप ध्यान रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एथिक्स कमेटी आज भी छोटा सा स्टडी इन विद होम। तो यहाँ पे इंटरव्यू है, जो महुआ मोहित्रा जी हैं, उन पे जो एथिक्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके रिगार्डिंग है ये। तो एक रीडिंग इसको भी दे सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फन टाइम चाहिए कि आप थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट टाइप का कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ माइंड फ्रेश वाली चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट एथिक्स कमेटी के बारे में आपको कल बता ही दिया था हमने, प्रिविलेज कमेटी के बारे में बताया था, एथिक्स के बारे में बताया था कि बेसिकली ये जो पहली बार हुआ कि एथिक्स कमेटी को जो है ये रेफर किया गया। अदरवाइज ये जो मैटर था कि आप एमपी जो पैसे लेके क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज्यादातर प्रिविलेज कमेटी को जो है वो रेफर किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ है। सर्विसेज लॉस स्टीम इन अक्टूबर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, डेंट एक्टिविटी, एस&पी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई शोज स्टिल ग्लोबल ऑर्डर सर्ज एट द सेकंड हाईएस्ट पेस इन 9 इयर्स, इन्फ्लेशन व्यूज डैम्पन सेंटीमेंट। तो सर्विसेज है वो स्लोएस्ट में रहा है सिंस मार्च में, और जो पीएमआई है वो स्लिड हो गया है 58.4% सितंबर के मुकाबले। सितंबर में 61 पे था, और अब जो है अक्टूबर में वो जो है वो 58.4 पे जो है वो रहा था। कोल आउटपुट जो है वो 18.6% से रही अक्टूबर में। ये हमने कल भी बताया था कि जो कोर सेक्टर्स हैं 8, उनमें केवल कोल जो था वो ये था जिसने ग्रोथ किया, बाकी सब में डिक्लाइन देखने को मिला था। ठीक है ना, तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर डिस्कशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े। तो थैंक यू।